यूपी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सभी पार्टियों के विचारों पर इस समाज के प्रबुद्ध लोगों की क्या सोच है, इसको लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। यूपी का चुनाव 7 चरणों में है और चरण दर चरण चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज तीसरे चरण को लेकर वोटिंग हो रही है और चौथे चरण में लखनऊ की बारी है। लखनऊ जो कभी बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, चाहे सरकार किसकी भी हो, लेकिन बीजेपी यहाँ बड़ी सेंधमारी करती है। उत्तर प्रदेश में एक समुदाय ऐसा भी है जिसके बिना सरकार बनाना बड़ा कठिन काम है। हम इस वक्त मौजूद हैं अवध रेजिडेंसी में और हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हम इनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुस्लिम समुदाय किसके साथ है। वो मुस्लिम समुदाय जिसे कुछ लोग वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय भी बेहद ही चतुराई से वोटिंग करने जा रहा है। किसको वोट करेगा, किसकी सरकार बनाएगा और किसकी सरकार में अपनी क़यादत को मजबूत करेगा, या जानने के लिए आज हम मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ हैं। सबसे पहले हम आपको मेहमानों से तारुफ कराएं। हमारे साथ डॉक्टर ग्रैंड मास्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी हैं। आप पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, MIM के पूर्व प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी भी थे MIM के। तो MIM की जो राजनीति है इस समय उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल आपसे। देखिए, चैनल को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो इस्लाम में कुरान में कहा गया है वो ये है कि जब जिसके पास गवाही के लिए उसको मौका मिले और वो गवाही ना दे, वो शख्स जालिम है। या जिसको सिफारिश करने का मौका मिले अच्छे और बुरे के बीच में, अगर वो सिफारिश नहीं करता तो बुरे की जो सिफारिश करेगा उसको बुराई मिलेगी और भले की जो सिफारिश करेगा उसको भलाई मिलेगी। तो मैं तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से पहले तो ये अपील करता हूँ कि वो वोट ज़रूर दें, क्योंकि वो कुरान की आयतों के ख़िलाफ़ होगा अगर वो वोट नहीं करेंगे। अब जो आपने बात कही MIM का, तो MIM का मैं प्रदेश महासचिव रहा और चुनाव प्रभारी भी उनका रहा लास्ट, और 39 सीटों पर हमने लोगों को लड़ाया, जिसका रिज़ल्ट ये था कि टोटल मिलाकर के तकरीबन 2,20,000 के आसपास वोट मिले। और अगर शफीकुर रहमान बर्क के पोते का वोट हटा दिए जाएं तो 2,000 वोट पर कैंडिडेट करीब करीब MIM को मिले। उसकी वजह ये थी कि मैंने ये देखा कि किसी प्रकार का कोई संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। ना बूथ कमेटी है, ना वार्ड कमेटी है, ना विधानसभाई कमेटी बनी हुई है। जब कोई किसी तरह की तैयारी नहीं है, किसी भी प्रकार के खेल के लिए, परीक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए एक प्रिपरेशन होती है। MIM ने पिछले 10 सालों में जब से पार्टी यहाँ आई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक भी मीटिंग कार्यकर्ताओं की उत्तर प्रदेश में नहीं ली है, जिससे साफ पता लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में जीतने में, जिताने में उनको कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि केवल अपना नाम चमकाने में है और इस बात में है कि उनके नाम को ये कहा जाए कि होलसेल में मुसलमानों का अगर कोई विक्रेता है हिंदुस्तान में तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। मुस्लिम मतदाताओं को केवल कन्फ्यूज़ करने का काम MIM कर रही है, वोटों का बिखराव, केवल कंफ्यूज करने का। चलिए, और प्रबुद्ध वर्ग के और लोग हैं। सबसे पहले परिचय दें अपना दर्शकों को। जी, मैं अब्दुल मुकीद खान, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। जी, अधिवक्ता हैं आप पेशे से। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट ने चीख चीख कर अभी भी इस मुद्दे को उठाया और जब भी बीजेपी विपक्ष में थी तब भी कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। क्या योगी सरकार में दंगे नहीं हुए? और जो अभी की राजनीति आप देख रहे हैं, बार बार मुजफ्फरनगर के मुद्दों को उठाना, अगर वर्तमान से लेकर बीते हुए कल में जाएं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ लीजिए, सभी लोग, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में मौजूद है वो ये चाहती थी कि दंगा हो। समाजवादी गवर्नमेंट जो एक्चुअली निकल चुकी है, कोई भी गवर्नमेंट, माननीय अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, क्या अखिलेश जी अपनी गवर्नमेंट में दंगा चाहेंगे? पहली चीज़, दंगा तो वो चाहता है जिसको दंगे से फ़ायदा हो। ये जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, इससे फ़ायदा किसको हुआ? अब आप सीधा सीधा इसको किसने उछाला, किसने हाईलाइट किया इस दंगे, और आज भी इस दंगे को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि इसका फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ इस दंगे से, और वो आज इस दंगे को इलेक्शन का मुद्दा बना रही है कि दंगा हुआ, दंगा हुआ, दंगा हुआ। क्या योगी सरकार में आप देख रहे हैं कि क्या हाल है? लिंचिंग हो रही है, ट्रैक्टर ट्राली किसानों पे अत्याचार हो रहा है,
लखीमपुर की घटना उसको तो घटना कहते हैं। नहीं, उसको घटना ही कहेंगे, उसको दंगा नहीं कहेंगे। मैं आपको बता दूं, लखीमपुर की घटना दंगा नहीं कहलाएगी। हासरत में बेटी को रात में जला दिया गया, वो घटना नहीं है, वो मामूली घटना है। एक सवाल बड़ा बेसब्री से आप लोगों से भी जानना चाहते हैं, और खासकर आप ही के समाज से संबंधित मुद्दा है हिजाब। हिजाब को लेकर कर्नाटक से केरल और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक चर्चा हो रही है, और वर्तमान चुनाव में भी इस बात की चर्चा हो रही है। अगर कोई हिजाब की मांग कर रहा है तो भगवा वस्त्र पहनाए जा रहे हैं लड़कों को, बच्चियां भी भगवा वस्त्र पहन के आ रही हैं। यानी जो हिजाब है, हिजाब वैसे तो पर्दे के रूप में जाना जाता है, उस हिजाब को चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। तो क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा ये गवर्नमेंट ने इस इशू को बना दिया है। हिजाब हिजाब हिजाब, अरे भाई एक चीज ये बताइए, कोई सर पे स्कार्फ बांध ले, कोई टाई लगा के चल रहा है, कोई जीन्स पहन के चल रहा है, इसमें हमें तो नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को या कोर्ट को दखल अंदाजी करनी चाहिए। अब कोई मियाँ बीवी हैं, अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, और इस वजह से उसके बीच में एक पुलिस वाला जाल सुला दिया जाए कि ये लड़ सकते हैं, दंगा कर सकते हैं, उन दोनों को अलग कर दिया जाए। चलिए, हमारे साथ एक और प्रबुद्ध वर्ग से ही जुड़े हैं, शिक्षा में बड़ा योगदान है आपका। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मैं अनवर कादिर और शिक्षक हूँ एक, और शिक्षा से पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। सैकड़ों लोगों को आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। वर्तमान समय में चुनावी जो समर चल रहा है, इसमें शिक्षा की चर्चा कम, धर्म की चर्चा ज़्यादा हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, एक शिक्षक ने ही कहा था, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और अगर न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मुद्दा, ये चुनाव का मुद्दा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, जो कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने खुद बताया कि मुझसे एक सवाल पूछा गया, आपने संविधान तो बता दिया किस तरह से रहना है, किस तरह से करना है, किस तरह से क्या चीज़ लागू करनी है, लेकिन आप लोगों ने ये बताया कि इसके चलाने वाले कैसे होंगे, उनकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं आपने बताई। तो उनका कहा कि मैं इसका जवाब मैं खुद आपके सामने बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा और ये बताया कि अगर आप, जो जैसी जनता जिस वक्त रहेगी वो अपने जैसे लोगों को चुनेगी। तो आज अफसोस की बात यह है कि हम, और ये बदकिस्मती किसी भी देश या प्रदेश के लिए है, कि जब हम धर्म और जाति को हम एक चुनावी मुद्दा बनाएं। मुद्दा होना चाहिए व्यापार, मुद्दा होना चाहिए पेंशन बहाली, मुद्दा होना चाहिए रोजगार, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो सरकार को मैं समझता हूँ ये चाहिए कि हमें ऐसे, और जनता को भी चाहिए कि हमें ऐसी पार्टी को चुनकर सामने लाए जो, क्योंकि यही मुद्दा बनाते हैं। जब आप उनको ऐसे लोगों को हराएंगे जो आपके असली मुद्दे को दूर करते हैं, तो वो सही मुद्दे पर आ जाएंगे। तो जिस भी जो सेकुलर पार्टी है, उस सेकुलर पार्टी को मैं समझता हूँ वोट करना चाहिए। जो कम्युनल सांप्रदायिक पार्टी है किसी भी तरह की, चाहे वो हिंदू धर्म को प्रमोट करते हो या मुस्लिम धर्म की बात करते हो, कोई भी हो, तो ऐसी पार्टियों को कम्युनल नहीं चलना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सैयद अहमद नदीम है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। एक सवाल आपसे हमने सोचा कि पूछ लिया जाए और जवाब हो सकता है आप बेहतर दें। पाकिस्तान चले जाइए, इस बात की चर्चा लंबे समय से होती है, और खासकर बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि ठीक है, यहाँ अगर हमारी शर्तों पर रहना हो तो ठीक है, नहीं पाकिस्तान चले जाइए। तो जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, पाकिस्तान हम क्यों चले जाएंगे? सवाल ये है कि पाकिस्तान का, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो कम्युनल ग्राउंड्स पर नहीं हुआ था। ये प्रोपेगेंडा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। धार्मिक आधार पर नहीं हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। कुछ लोगों को पावर चाहिए थी यहाँ, कुछ लोगों को पावर चाहिए थी वहाँ, जिन्हें वहाँ चाहिए थी उन्होंने वहाँ ले लिया। फिर पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हो गया? वहाँ तो सारे मुसलमान थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग अलग मुल्क बने, और जबकि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर मुसलमान हैं और बांग्लादेश में भी ज़्यादातर मुसलमान हैं। जब आप और सारे लोग मिल करके मुझे नदीम कहते हैं तो मेरा नाम नदीम पड़ता है। इसी तरीके से जब बाहर के लोग हमें हिंदी मुसलमान कहते हैं तो हमारी पहचान हिंदी मुसलमान की होती है। हम इंडियन मुस्लिम्स हैं और हमें इस बात पर गर्व है
कि हम इंडियन मुस्लिम्स हैं। ये कम्युनल फोर्सेस का एजेंडा है कि वो हिंदू और मुसलमानों को तकसीम कर दें ताकि जिनकी तादाद ज़्यादा है वो पावर में आ जाएं। कुछ और कम्युनल फोर्सेस हैं जो मुसलमानों का नाम लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया करती हैं। मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान का हिंदू कम्युनल नहीं है। अगर कम्युनल होता तो वो 35 से 40% वोट कम्युनल फोर्सेस को नहीं मिलते, क्योंकि मुसलमान तो यहाँ कुल 20% भी से भी कम है। मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो काउंटर कर सकें। हमारे साथ क्या नाम है? मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। हाँ। मैं एक व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं। जी। वर्तमान समय में व्यापार की स्थिति से कैसा आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, आज जो सरकार है और पिछली जो सरकार रही थी उसमें जो व्यापारी की स्थिति है वो आज के वक्त को देखते हुए, जो कि अभी 5 सालों में, जैसे कि पहले आपका नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी हुई, यानी एक के बाद एक कमर जो व्यापारी की टूटती गई वो आज तक की नहीं सुधरी। और बाकी बीच में जो कोरोना वगैरह आया उससे भी काफ़ी असर पड़ा हम लोगों पे, लेकिन उसका सपोर्ट हमें कहीं से नहीं मिला। आज तक के हम लोगों की जो अपने चलते आए जो व्यापारी से, मतलब जो सिविल वगैरह था, लोन वगैरह पे हम लोगों का बिजनेस था, वो काफ़ी गिर गया है और अभी तक के हम लोग नहीं संभल पाए इसमें। ये हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। कोई अधिवक्ता था, कोई शिक्षक था, कोई व्यापारी था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था। सब ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन इशारों में इन्होंने कुछ बड़ी बातें की। यूपी चुनाव में आज तीसरे चरण को लेकर मतदान हो रहा है। लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की राय से आपको रूबरू करा रहे हैं और साथ ही साथ जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उसकी भी राय से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, सीटन न्यूज, लखनऊ। नमस्कार। यूपी और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए सीटन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।